Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन स्टेटमेंट की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। हम इफ़ स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंडीशन के बारे में पढ़ा था कि कंडीशन क्या होती है। हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप की कंट्रोल स्टेटमेंट थी, जिनमें पहले नंबर पे सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट थी, सेकंड नंबर पे हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स थी और थर्ड नंबर पे हमारे पास रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स थी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की कौन सी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डेफिनेशन सीखी थी, वो क्या थी? द स्टेटमेंट विच हेल्प अस टू डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। कि सिलेक्शन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं कि अब कौन सा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। कि कंडीशन को हमने देखना है और कंडीशन को देख के हमने कोड को एग्जीक्यूट करना है। ये होती है हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट, यानी कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको मजीद अच्छे से समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट को फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि सिलेक्शन स्टेटमेंट हेल्प अस टू डिसाइड व्हिच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेस्ड ऑफ कंडीशंस। कि जो कंडीशंस हमारी, उनकी बेस्ड के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होंगी, वो हमारी हेल्प करती है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट की 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास इफ स्टेटमेंट और दूसरी है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। आज के लेक्चर में हम इफ स्टेटमेंट के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। सिलेक्शन स्टेटमेंट, लेट्स सपोज एक प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास एक कंडीशन सी है। अब कंडीशन जो या तो ट्रू हो सकती है या पर फॉल्स हो सकती है। कंडीशन के हमारे पास 2 ही ऑप्शंस हैं कि या कंडीशन हमारी ट्रू है या कंडीशन हमारी फॉल्स है। कोई तीसरा वे नहीं है, देयर इज नो थर्ड वे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल पढ़ी थी कंडीशन के बारे में कि अगर हम सुबह 6 बजे उठते हैं तो हम वॉक पे जाएंगे, लेकिन अगर हम सुबह 6 बजे नहीं उठ पाते तो हम वॉक पर नहीं जा सकेंगे। क्यों नहीं जा सकेंगे? क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। वो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि हमने सुबह 6 बजे उठना था। अब हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन है। ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है यहाँ पे, तो क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन हमारी जो कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होगा? फिर जब ट्रू हो जाती है तो फिर कुछ स्टेटमेंट्स को, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हम लोग क्या करेंगे, उनको एग्जीक्यूट करेंगे। वो स्टेटमेंट हमारी कुछ भी हो सकती है, वो स्टेटमेंट सिंगल भी हो सकती हैं, वो स्टेटमेंट हमारी मल्टीपल भी हो सकती हैं। ये होती है हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट कि हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो फिर हम कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवाते। लेकिन अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 टाइप्स हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की। सिलेक्शन स्टेटमेंट की 2 टाइप हैं। पहली टाइप है इफ स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट को हम आज के लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होती है। हम ये देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है और हम ये भी देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इफ स्टेटमेंट को देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इफ स्टेटमेंट के अंदर जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे एक वर्ड यूज हुआ है इफ। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक वर्ड यूज हुआ इफ। ये जो इफ है ये क्या है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था
कि सी लैंग्वेज के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो इफ जो हमारा वो क्या है, वो कीवर्ड है। हम इफ को कभी भी एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। हमने वेरिएबल के नेम रखने के रूल्स भी पढ़े थे कि जब हम किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं तो उस वक्त जब हम वेरिएबल का नाम रखते हैं तो वो कौन कौन से रूल्स हैं जो हमने अपने ज़हन में रखते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त। सो यहाँ पे जो इफ है हमारे पास वो क्या है, वो एक कीवर्ड है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इफ स्टेटमेंट की पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या बनती है। सी लैंग्वेज प्रोवाइड इफ स्टेटमेंट इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन एंड एसोसिएट अ कोड टू इट। कि सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है इफ स्टेटमेंट, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन को एक कोड एसोसिएट करते हैं। वो कंडीशन किस तरीके से लगाते हैं और वो कोड किस तरीके से एसोसिएट करते हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। स्टूडेंट, जिस तरीके से हमने सीखा था कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का भी एक स्ट्रक्चर है कि जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो पहले क्या करना है, पहले उसकी डाटा टाइप डिफाइन करनी है। डाटा टाइप डिफाइन करने के बाद फिर उस वेरिएबल का नेम लिखना है। इसी तरह हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का भी जो स्ट्रक्चर है वो भी देखा था कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है, वेरिएबल को वैल्यू किस तरीके से देनी है। इसी तरीके से हमारे पास इफ स्टेटमेंट का भी एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, कंपोनेंट कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, इसको हम लिखते किस तरीके से हैं, इफ और उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होती है स्टेटमेंट, जिसको हम बेस्ड ऑन कंडीशन हम जो है वो क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो इफ है ये तो है हमारा कीवर्ड, सी लैंग्वेज के अंदर ये हमारा कीवर्ड है। और ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। वो कंडीशन जिसकी बेस के ऊपर हमने अपनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी होती है, उस कंडीशन को हम इन राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन को भी समझ लेते हैं स्टूडेंट। अब वो एक्सप्रेशन हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, वो एक्सप्रेशन हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, वो एक्सप्रेशन हमारा कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। सो अब देखते हैं कि ये कंडीशन के अंदर एक्सप्रेशन किस तरीके से काम करते हैं। ये कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं, 5, 5 + 4, 5 - 4, 5 > 4, 5 = 4, ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं। याद रखिएगा कि सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन जो नॉन जीरो हो, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो नॉन जीरो हो, हम उसको सी लैंग्वेज के अंदर ट्रू कंसीडर करते हैं। सो ये यहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशंस की कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो सबसे पहले वाला एक्सप्रेशन है, ये सिंगल एक्सप्रेशन है और ये कौन सी वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर 2 पे हमारे पास है 5 + 4। जब 5 + 4 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, वो आंसर आएगा हमारे पास 9, तो ये एक्सप्रेशन भी हमारा ठीक होगा। उसके बाद 5 - 5 है, तो 5 - 5 का जो आंसर है वो आएगा 0। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा है कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर जो एक्सप्रेशन है वो नॉन जीरो हो तो हम उसको ट्रू कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर आपका एक्सप्रेशन जीरो हो तो हम उसको ट्रू कंसीडर नहीं करते। सो ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। उसके बाद हमारे पास 5 > 4, ये एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि 5 > 4 है। उसके बाद हमारे पास है 5 = 4। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिफरेंस होता है इक्वल में और डबल इक्वल में। इक्वल जो है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और जो डबल इक्वल है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली वैल्यू को इक्वल शो करना हो, यानी कि कोई ऐसा एक्सप्रेशन हमने लिखना हो जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड की वैल्यू के क्या है, इक्वल है, तो तब हम डबल इक्वल को यूज़ करते हैं। अब ये वाला एक्सप्रेशन 5 = 4, ये एक्सप्रेशन ठीक नहीं है क्योंकि 5 जो है ये 4 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमारा है वो क्या है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है 5 >
4 इज ग्रेटर देन 5, अब ये तो रॉन्ग है, गलत है, लेकिन स्टूडेंट याद रखिए साथ ही बाहर नोट का साइन भी लगा हुआ है। सो इस एक्सप्रेशन का मतलब बनता है कि 4 जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं है। सो ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड 10 इज लेस देन 9। अब ये इसमें हमारे पास जो कंडीशन है, दो कंडीशन है और एंड ऑपरेटर है हमारे पास, तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है। सो हम देखते हैं पहली कंडीशन को, 5 इज ग्रेटर देन 4, क्या ये कंडीशन हमारी ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ठीक है, 5 जो है वो ग्रेटर देन 4 होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है 10 इज लेस देन 9। 10 इज लेस देन 9 नहीं होता, 10 जो है वो 9 से क्या है, ग्रेटर है। सो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 4 और 9 इज लेस देन 10। यहाँ पे ऊपर वाली एक्सप्रेशन में हमारे पास एंड ऑपरेटर था, नीचे वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास और का ऑपरेटर है। तो आपको पता है कि जब एंड का ऑपरेटर हो तो आपकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो ठीक होनी चाहिए, तब एंड ऑपरेटर की आपकी वैल्यू ट्रू आएगी। अदरवाइज दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर फॉल्स हुई तो आपके एंड ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो ट्रू नहीं आएगी, वो फॉल्स आएगी। लेकिन अगर हमारा ऑपरेटर जो है वो और हो तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी एक वैल्यू हमारी ठीक होनी चाहिए, तो दूसरी वैल्यू अगर गलत भी है तो हमारे एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। सो 5 इज ग्रेटर देन 4, ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक्सप्रेशन, ये वो कंडीशंस हैं जो हम कहाँ पर लिखते हैं, जो हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरे नंबर पे इफ के बारे में हमने देख लिया कि इफ एक रिजर्व वर्ड है। उसके बाद कंडीशन के बारे में हमने देख लिया कि कंडीशन हम किस तरीके, कंडीशन क्या होती है, कंडीशन के बारे में हमने एग्जांपल भी पढ़ी थी और हमने देखा कि कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन जो है वो हमारी कंडीशन हो सकता है और हमने उनकी एग्जांपल भी देख ली। अब हम देखते हैं कि एसोसिएटेड कोड क्या चीज़ है। एसोसिएटेड कोड क्या होता है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सी लैंग्वेज प्रोवाइड इफ स्टेटमेंट इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन, हम एक कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं एंड एसोसिएट अ कोड टू इट, उस जो हमारे पास स्पेसिफाई कंडीशन है उसको एक कोड जो है वो एसोसिएट कर देते हैं। जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, जब हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक होगी, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा एक कोड होगा जो हमने उस कंडीशन को एसोसिएट किया होगा, वो कोड हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इस इफ स्टेटमेंट को हम फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फ्लो चार्ट है। क्या हुआ, सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद फिर हमारे पास इफ की कंडीशन है। इफ की कंडीशन या तो हमारी ट्रू होगी या फिर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, फिर हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा ये जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगा, फिर कोई स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। बट अगर हमारी जो कंडीशन है वो ठीक है तो फिर क्या होगा, फिर हमारी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हमने ये भी देखना है कि क्या हम जो हमारा एसोसिएटेड कोड है, जब इफ़ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं और फिर जो हमारा कोड होता है, क्या उस कोड के अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे पास हों तो उसके लिए हमने क्या करना होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो स्टूडेंट्स उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपकी कंडीशन होती है और उसके बाद फिर आपके पास नीचे ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, आपने इनको यूज़ करना होता है और यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है वो लिख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने सीखी वो क्या सीखी, पहले तो हमने ये देखा कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है। सिलेक्शन स्टेटमेंट हेल्प करती है हमारी किस चीज़ में, इस चीज़ में कि आपके प्रोग्राम में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी बेस्ड ऑन कंडीशन, कि कंडीशन की बेस्ड के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये बताती है हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन स्टेटमेंट की फिर हमने आगे दो टाइप्स पढ़ी, पहली टाइप थी इफ स्टेटमेंट और दूसरी टाइप थी इफ एल्स स्टेटमेंट, और उसको हमने इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट को हमने फ्लो चार्ट की मदद से भी समझा। फिर हम आए
इफ स्टेटमेंट की तरफ। इफ स्टेटमेंट की डेफिनेशन हमने देखी, सी लैंग्वेज प्रोवाइड इफ स्टेटमेंट इन विच वी स्पेसिफाई अ कंडीशन एंड एसोसिएट अ कोड टू इट। कि सी लैंग्वेज जो है वो हमें इफ स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। हम क्या करते हैं कि उसको एक कंडीशन देते हैं और उस कंडीशन के अंदर एक कोड जो है वो एसोसिएट करते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि सी लैंग्वेज के अंदर इफ का स्ट्रक्चर क्या है इफ स्टेटमेंट का। तो ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर था जिसमें इफ का कीवर्ड यूज होता है और फिर राउंड ब्रैकेट्स, उनके दरमियान हमारे पास कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन हमारी ठीक हो जाए तो फिर ये एसोसिएटेड कोड होता है, जो कि हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब ये कंडीशन क्या होती है इसके बारे में भी हमने सीखा कि कंडीशन जो है वो कोई भी हमारा वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है। वो एक्सप्रेशन हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। उसकी भी हमने डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। डिफरेंट एक्सप्रेशंस हमारे पास, कुछ एक्सप्रेशंस ठीक थे और कुछ एक्सप्रेशंस ठीक नहीं थे। उसके बाद हमने देखा कि एसोसिएट कोड जो है, ये एसोसिएटेड कोड कौन सा होता है? ये वो कोड होता है अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो जो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है वो हमारा एसोसिएटेड कोड होता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर स्टेटमेंट्स एक से ज्यादा हों, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर जो हमारा इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अपना जो स्टेटमेंट्स हैं हम उनको लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल्स भी करेंगे, प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि हमारी इफ स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज सिलेक्शन स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट ये दोनों ठीक से समझ आई होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ये सीखा कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है और उसके अलावा हमने इफ स्टेटमेंट को डिटेल के साथ सीखा। हमने ये देखा कि इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है और उस स्ट्रक्चर में कंडीशन हम कैसे अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो जो स्टेटमेंट कंडीशन के बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं वो स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।